डाल लेते हैं एफआईएस और डीआईएस के अपडेट पर और उसके बाद आगे बात करेंगे कि आज भारतीय बाजारों में क्या करना चाहिए। एफआईआई ने आज काफ़ी समय बाद हम देखेंगे कि खरीदारी का आंकड़ा यहाँ पर निकल कर आ रहा है और आगे हम आपको बताएंगे कि एक ट्रेंड भी यहाँ पर रिवर्स देखने को मिल रहा है। अगर एफआईआई की बात करें तो करीब 25 दिन के बाद ये खरीदारी का आंकड़ा नजर आया है। कल कैश में खरीदारी लौटी और 1290 करोड़ की खरीदारी एफआईआई में कैश मार्केट में एफआईआई करके गए हैं। वहीं डीआईआईस की काफ़ी समय बाद एक बिकवाली का आंकड़ा नजर आ रहा है नेट और आंकड़ा वैसे छोटा है, 258 करोड़ की यहाँ पर बिकवाली का आंकड़ा नजर आ रहा है घरेलू निवेशकों की तरफ से। इंडेक्स फ्यूचर में भी खरीदारी ही है 922 करोड़ की और इंडेक्स ऑप्शन में भी देखेंगे तो करीब 1500 करोड़ की यहाँ पर बिकवाली नजर आ रही है एफआईआई की तरफ से। तो यहाँ पर आंकड़ा थोड़ा बदलता हुआ नजर आ रहा है। डीआईआईएस की तरफ से करीब 50 दिनों के से ज़्यादा के बाद यहाँ पर बिकवाली का एक अहम आंकड़ा यहाँ पर देख रहे हैं। तो इन तमाम संकेतों को आज भारतीय बाजारों के लिए कैसे रीड करना चाहिए भी समझ लेते हैं। हमारे साथ सेंट्रम ब्रोकिंग के नीलेश जैन भी जुड़ चुके हैं। नीलेश, थैंक यू सो मच सुबह समय देने के लिए। टीना स्वदेश को क्या करें आज निफ्टी और बैंक निफ्टी में किस तरह का ट्रेड दिख रहा है? कल तो हमने सेकेंड हाफ में देखा था काफ़ी ज़्यादा टूट चुके थे बाजार, लेकिन इस वक्त जो संकेत दिख रहे हैं उससे क्या एक रिकवरी की उम्मीद करें? हाय, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू पूजा। देखिए, कल के सेशन में जो बिकवाली आई थी सेकेंड हाफ ऑफ द सेशन में वो कहीं ना कहीं जो ग्लोबल कंसर्न्स हैं उनके चलते आई थी और इस प्रकार की वॉलेटिलिटी मेरा ये मानना है कि यहाँ से कंटिन्यू होगी और एक तरफा मुंह हमें देखने को नहीं मिलेगा और ऊपरी स्तरों पर जो 16,000 का लेवल है वो काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। जब तक उसके ऊपर की क्लोजिंग नहीं मिलती है तब तक इसी प्रकार के दोनों ही साइड के मुंह देखने को मिलेंगे और एक ट्रेडिंग रेंज अगर हम देखें तो लगभग 15,600 से लेके 16,000 की अभी निकल के आ रही है। 16,000 के ऊपर अगर टिकता है तो यहाँ से और मूव एक्सटेंड हो सकता है 16,200 तक के लिए। देखिए, तो ग्लोबल फैक्टर्स जिसका आप अभी जिक्र कर रहे थे वो मिले जुले हैं, दोनों ही साइड के हैं। कहीं पे गिरते हुए तेल के दाम सपोर्ट कर रहे हैं तो वहीं जो बॉन्ड यील्ड, उसके अलावा डॉलर इंडेक्स जो कहीं ना कहीं ऑल टाइम हाई के लेवल के आसपास है, रुपी इंडेक्स लोवेस्ट लेवल पर है। तो नेगेटिव फैक्टर्स थोड़े हावी होते हुए नजर आ रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि अगर 15,900 16,000 के आसपास अगर आता है तो वहां पे डेफिनेटली प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। और निफ्टी में अगर हम लेवल्स देखें तो 15,700 इंट्राडे बेसिस पे सपोर्ट होगा। अगर निचले स्तरों पर थोड़ी और गिरावट होती है तो एक बार के लिए कॉन्ट्राबैट लॉन्ग साइड में लिया जा सकता है। पुल बैक के लिए 15,900 से 15,950 तक के लिए कोई बड़ी अपसाइड की उम्मीद ना करें और एक सीमित दायरे में ट्रेड होता हुआ नजर आएगा। तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पे फोकस करें तो बेटर होगा। सेक्टर स्पेसिफिक रणनीति बनानी चाहिए। बैंक निफ्टी का लेवल्स में बता दूं, जिस प्रकार निफ्टी के लिए 16,000 का मेजर रेजिस्टेंस है उसी प्रकार बैंक निफ्टी का 34,000 का एक मेजर हर्डल है। तो 34,000 का लेवल पार करना जरूरी होगा क्लोजिंग बेसिस बैंक निफ्टी के लिए एक नई लेग की तेजी के लिए ऊपरी स्तरों पर। तो मैं वेट करूंगा 34,000 का ब्रेक होने का क्लोजिंग बेसिस से, उसके बाद ही खरीदारी की सलाह होगी बैंक निफ्टी में। ओके, ठीक है। तो ये राय निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में ही आपको दे दी गई है। नीलेश, इसके अलावा स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति क्या अपना के चले आज? देखिए, दोनों ही खरीदारी के स्टॉक्स हैं मेरे डार पे। कल के सेशन में बहुत ही अच्छा मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिला था एसबीआई कार्ड में। ये पर्टिकुलर काउंटर में एक लगातार हाई टॉप एंड हाई बॉटम फॉर्मेशन बन रहा था और कल के सेशन में ब्रेकआउट आया है। 802 के स्टॉप लॉस से खरीद के चल सकते हैं 836 के टारगेट्स के लिए। वहीं जो दूसरा स्टॉक पसंद आ रहा है वो है हेवेल्स में भी यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह होगी 1142 के स्टॉप लॉस से 1180 के टारगेट्स के लिए। ऑलराइट, ठीक है। तो ये राय यहाँ पर आपको स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति भी सुझा दी गई है। एसबीआई कार्ड्स और हेवल्स इस वक्त अच्छे नजर आ रहे हैं, यहाँ पर आप खरीदारी कर सकते हैं। एसबीआई कार्ड में 836 के लेवल्स और हेवल्स में 1180 के लेवल्स के लिए आप खरीदारी कर। कल भी हमने हेवल्स में देखा था कि काफ़ी शानदार तेज़ी देखने को मिली थी। नीलेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और ये रणनीति भी सुझाने के लिए। चलिए अब कुछ और भी खबरों पर फोकस कर लेते हैं और अब इस बीच पहली तिमाही के एक एक करके अपडेट आना शुरू हो चुके हैं कंपनियों की तरफ से और किन कंपनियों के बिजनेस अपडेट आए हैं पहले ये देख लेते हैं और शरद हमारे साथ बने हुए हैं पूरी डिटेल्स के साथ। शरद, बताइए सबसे पहले तो क्वार्टरली अपडेट जिन कंपनियों के आ रहे हैं उनके बारे में बताइए, कौन कौन सी कंपनी ने जारी किए?
जी बिल्कुल, सबसे पहले अहम बजाज फाइनेंस रहेगा। यहाँ पे जो नई लोन्स है, यहाँ पे ऑलमोस्ट 61% का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ देखने मिला है। कोर एसेट्स अंडर मैनेजमेंट में भी 30% से ज़्यादा का इजाफा हुआ है। डिपॉजिट बुक और कस्टमर फ्रेंचाइजी, ये दो आंकड़े हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। डिपॉजिट बुक में 22% का ग्रोथ देखने मिला और कस्टमर फ्रेंचाइजी सबसे हाईएस्ट लेवल्स पे आए हैं। लगभग 6 करोड़ कस्टमर्स के जो है टोटल जो है आप कह सकते हैं बेस पे आए हैं और ओवरऑल देखा जाए तो बहुत अच्छे ऑपरेशनल अपडेट आई है। मैरिको उसी साइड दूसरे साइड जो है कह सकते हैं कि जो भारत की बिजनेस है उन वॉल्यूम से डिक्लाइन हुई है मिड सिंगल डिजिट पे, क्योंकि जो उनकी जो सफोला पोर्टफोलियो है वहाँ पे एक इम्पैक्ट देखने मिला है। इंटरनेशनल बिजनेस की डबल डिजिट ग्रोथ जो है मेंटेन्ड है, लेकिन जो ग्रॉस मार्जिन है जो चौथे तिमाही में देखा गया था वो भी रिलेटिवली पहले तिमाही में जो है देखा जाएगा लगभग 45% का रहेगा। ऑपरेशन प्रॉफिट में थोड़ी सी जो है माइन्यूट जो है ग्रोथ देखने मिल सकती है। हालांकि कंज्यूमर डिमांड जो है अभी भी इम्पैक्टेड है क्योंकि महंगाई के कारण, लेकिन जो प्रीमियम डिस्क्रिशनरी प्रोडक्ट्स है उसमें जो है डिमांड अभी भी हैवी है। तीसरा स्टॉक रहेगा शॉपर्स स्टॉप। उन्होंने जो है FY23 की अपडेट दी है और एक अच्छा अपडेट आया जहाँ पे कंपनी जो है 12 नए स्टोर्स खोलने वाले हैं वित्त साल 2023 में और वो प्राइवेट लेबल्स पे फोकस करेंगे। अब जब प्राइवेट लेबल्स पे फोकस करते हैं तो वो एक हाई मार्जिन बिजनेस होता है और कंपनी जो है प्लान कर रही है कि जो उनके जो नए और रिफर्बिश स्टोर्स हैं वो 50% से ज़्यादा जो है उनकी जो कंट्रीब्यूशन है रेवेन्यू को वो FY23 में आए। SRF जो था कल जो था स्टॉक में दबाव देखने मिला था क्योंकि फियर्स थी कि US अगर चीन में जो है को जो है एक तरफ से नरम करते हैं तो उसके कारण क्या होता है कि जो प्राइसेस होती है और मार्जिन्स होती है वो इंडियन प्लेयर्स को इम्पैक्ट पड़ती है। उसके कारण जो SRF ने एक कॉन कॉल में कहा है कि उनको लगभग 11% US को वॉल्यूम के जो है एक्सपोज जाती है। हालांकि जो लिफ्टिंग ऑफ रिस्ट्रिक्शंस होगी उस पर कोई बड़ा इम्पैक्ट नहीं आने वाला है और वॉल्यूम्स भी कई इम्पैक्ट नहीं होंगे, तो एक टाइप से हम लोग एक रिकवरी छोटी सी एक्सपेक्ट कर सकते हैं स्टार्टिंग सेशंस में। श्रीराम ट्रांसपोर्ट के जो सारे ग्रुप कंपनीज हैं वहाँ पे शेयर होल्डर्स ने उनकी जो मर्जर है उनको अप्रूव कर दिया गया है और महाराष्ट्र बेस्ड कंपनी जो इंफ्रा की है जे कुमार इंफ्रा प्रोजेक्ट्स, उन्होंने जो है मुंबई की जो सिवर टनल ऑर्डर है उनको मिली है। अब याद रखिए कंपनी की जो शेयर है मुंबई ऑर्डर में वो लगभग 340 करोड़ का है और वो ऑलमोस्ट 60% शेयर जो है रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन आपके महाराष्ट्र से होती है। बाइकॉन भी फोकस में रहेगा। उनकी आम बाइकॉन बायोलॉजिक्स को जो है EU की जो है GMP सर्टिफिकेशन मिल गई है एक नई फैसिलिटी के लिए जो बेंगलुरु में रहने वाली है। इसके जो है आपके लॉजिस्टिक स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। कंटेनर कॉर्प ले लीजिए, गेटवे डिस्ट्रिक्ट पार्क्स और नवकार कॉर्प, और इसका रीज़न ये है कि जो JNPT के ओवरऑल वॉल्यूम्स आए हैं, जो टर्मिनल जो है आपके हैं पोर्ट है मुंबई की, उनकी वॉल्यूम्स में लगभग 12% का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ हुआ है और कंटेनर वॉल्यूम्स की बात करें तो लगभग 22% FY22 में ग्रोथ देखने मिला। तो इसके कारण ये पॉजिटिव जो है एक इम्पैक्ट देखने मिल सकता है। और आखिर में हम बात करेंगे ACC और अंबुजा के स्टॉक्स के फोकस में रहेंगे। आज उनकी ओपन ऑफर खुलने वाली है पब्लिक शेयर होल्डर्स के लिए, जो ऑफकोर्स अदानी ग्रुप एक्वायर करने वाले हैं इन सीमेंट कंपनीज को। यहाँ पे अदानी जो है ACC शेयर्स का लगभग 2300 रुपये प्रति शेयर रहेगा और अदानी जो एक्सपेक्ट करे अंबुजा कंपनी की लगभग 385 रुपीज़ प्रति शेयर रहेगा। तो वो कह सकते हैं कि आपके ब्रॉडर स्पेस में और मिड कैप स्पेस में आज दोनों जगह जो है स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन रहेगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शरद ये सारी जानकारी देने के लिए। तो आज स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भी काफ़ी सारे हैं और हम देख रहे हैं कि काफ़ी सारी कंपनियां अपने Q1 की अपडेट भी जारी कर रही है, तो इन तमाम खबरों पर हमारी नज़र रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया शरद ये सारी जानकारी देने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं और ब्रोकरेज हाउस के रडार पर कौन कौन से स्टॉक्स हैं एक बार ये भी समझ लेते हैं और वामाक्षी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं पूरी जानकारी लेकर। वामाक्षी बताइए ब्रोकरेज हाउस की नज़र कहाँ पर है? गुड मॉर्निंग पूजा। शुरुआत करते हैं हम अपोलो हॉस्पिटल से। क्रेडिट स्विस ने अपोलो हॉस्पिटल पर आउट परफॉर्म की राय को बरकरार रखा, लक्ष्य रखा 4350 का। ई फार्मेसी का जो उनका ऐप है उसमें जो डाउनलोड मोमेंटम में स्लोइंग डाउन हमें नज़र आ रहा है। अपोलो 24/7 ने अपनी स्ट्रैटेजी नहीं बदली है, वो उन्होंने अपने डिस्काउंट को 18% पर ही रखा है। ई फार्मेसी सेक्टर में डिस्काउंट्स और प्रमोशंस मॉडरेट हो रहे हैं, हालांकि अपोलो मार्केट शेयर गेन कर रहा है। इसी के चलते क्रेडिट स्विस ने अपोलो हॉस्पिटल पर आउट परफॉर्म की राय को बरकरार रखा। फोकस करिएगा कोल इंडिया पर। क्रेडिट स्विस ने आउट परफॉर्म की राय को बरकरार रखा, लक्ष्य रखा 250 प्रति शेयर का। कंपनी एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दे रही है।
अपनी हेल्दी डिविडेंड पेमेंट भी मेंटेन कर रहे हैं। वेज हाइक्स और एफएसए प्राइस चेंजेस कुछ की इवेंट्स हैं जो मॉनिटर करने होंगे, और ये सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए क्रेडिट स्विस ने कोल इंडिया पर अपनी रेटिंग को मेंटेन किया है, आउट परफॉर्म की राय दी है। फोकस करिएगा मैरिको पर। जैसे कि शरद ने पहले हाईलाइट किया था, कंपनी की Q1 अपडेट आई है। CLSA ने मैरिको पर अंडर परफॉर्म की राय दी है और लक्ष्य रखा है 530 प्रति शेयर का। टॉप लाइन वीक नजर आई उनके मुताबिक, हालांकि मार्जिन में सुधार आया। गिरते कमोडिटी दाम से मार्जिन फ्रंट पर कंपनी को फायदा हो सकता है, मगर कमजोर डिमांड आउटलुक एक की कंसर्न है। मैरिको Q1 में लो सिंगल डिजिट रेवेन्यू ग्रोथ रिपोर्ट कर सकता है और इसी के चलते CLSA ने मैरिको पर अंडर परफॉर्म की राय दी है। एक दूसरी रिपोर्ट आ रही है मैरिको पर सिटी पर। हालांकि सिटी ने मैरिको पर खरीदारी की राय को बरकरार रखा है और लक्ष्य रखा है 595 प्रति शेयर का। उनके मुताबिक मार्जिन मैरिको के जो ग्रॉस मार्जिन है वो काफ़ी मजबूत रहे हैं। घरेलू कारोबार की डिमांड में हालांकि थोड़ी कमजोरी नजर आई। कोपरा के दाम में गिरावट से मार्जिन बढ़ने की उम्मीद हो रही है और बिजनेस आउटलुक भी स्थिर रहने की उम्मीद है, और इसी के चलते CLSA ने मैरिको पर खरीदारी की राय को बरकरार रखा। आखिर में फोकस करेगा बजाज फाइनेंस पर। कंपनी ने अपनी Q1 अपडेट दी है कल, और इसी के चलते CLSA ने बजाज फाइनेंस पर बिकवाली की राय को बरकरार रखा और लक्ष्य रखा 5000 प्रति शेयर का। कस्टमर एक्विजिशन काफ़ी मजबूत नजर आ रहा है, मगर ओम की जो ग्रोथ है वो अनुमान के मुताबिक है। वैल्यूएशन प्री कोविड मल्टीपल्स पर है, हालांकि ग्रोथ प्री कोविड लेवल से काफ़ी स्लो डाउन हो रही है, और इसी के चलते CLSA ने बजाज फाइनेंस पर बिकवाली की राय को बरकरार रखा है। ऑल राइट, तो ये काफ़ी ढेर सारी रिपोर्ट्स भी आज आई हैं जिस पर कि आज आपकी नज़र होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया वामाक्षी सारी जानकारी देने के लिए। तो अपोलो हॉस्पिटल पर रिपोर्ट है, इसके अलावा कोल इंडिया, मैरिको, बजाज फाइनेंस के Q1 अपडेट भी हैं, और इसी के साथ ही साथ यहाँ पर रिपोर्ट्स भी निकल कर आ रही हैं मैरिको और बजाज फाइनेंस पर, तो यहाँ पर नज़र रखिए। चलिए, अब ये तो बात हुई पूरी इक्विटी मार्केट की, लेकिन कमोडिटी मार्केट में आज किस तरह का एक्शन दिख रहा है, वहाँ पर क्या करना चाहिए ये भी समझ लेते हैं। और हमारे साथ केडिया कमोडिटीज़ के अजय केडिया इस वक्त मौजूद हैं। अजय, गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच इटीना उस प्रदेश को समय देने के लिए। कैसे ट्रेड कर रहे हैं आज कमोडिटी मार्केट में? और सबसे पहले तो सोने चांदी से शुरुआत करिए। वहाँ पर डॉलर में जो मजबूती आई है उसके चलते नरमी एक देखने को मिल रही है। किस तरह से ट्रेड करना चाहिए? क्या वीकनेस और बढ़ सकती है सोने चांदी में? वेरी गुड मॉर्निंग पूजा जी। डेफिनेटली अगर हम सोने चांदी की या पूरे कमोडिटी पैक की बात करें तो कोई भी रिलीफ कमोडिटी मार्केट में आता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। जिस ढंग से रिसेशन, इन्फ्लेशन, स्लो डाउन के जो कंसर्न्स बन रहे हैं, ये पूरे ही कमोडिटी मार्केट पे दबाव लाता हुआ दिखाई दे रहा है। जनरली हम देखते हैं ऐसे दबाव में सोना और चांदी में एक तेजी बनती है, बट जिस ढंग से डॉलर इंडेक्स कल हमने देखा 22 साल के हाई पे 106.50 के ऊपर निकलता हुआ दिखाई। साथ में आज रात को फेड के जो मिनट्स आने हैं ये कहीं ना कहीं हॉकिश रहेंगे। इनफैक्ट कल यूएस से फैक्ट्री एक्टिविटी के भी जो डेटा आए थे वो काफी अच्छे आने की वजह से हमने कल इरोशन सोने चांदी में जबरदस्त देखा है। अभी भी प्राइजेस में थोड़ा बहुत प्रेशर बना हुआ है, जिसके चलते उछाल एक देखने पे मिल सकता है, तो वहां पे बिकवाली करके चलनी चाहिए। बट ध्यान रखिए इंट्राडे में, बिकॉज शाम को जो फेड के मिनट्स आने हैं वो आगे की रणनीति तय करेगा। तो आज के लिए 51,600 के बाउंस पे गोल्ड को बेच के चलिए, 51,200 तक का लेवल देखने मिल सकता है। वहीं अगर चांदी की बात करें तो 57,500 के बाउंस पे बेचिए, 56,200 तक का सपोर्ट रहेगा। बट कोई भी बड़ी पोजीशन ना बनाइए, क्योंकि फेड के मिनट्स में ज्यादा करके हम देखते हैं कमोडिटी के अंदर काफी वॉलिटिलिटी बढ़ जाती है। बिल्कुल, इस बात का ध्यान रखें। आज एक काफ़ी अहम इवेंट भी है, फेड क्या फैसला आ सकता है, FOMC के मिनट जारी होंगे तो उसके बाद कमोडिटी में भारी उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल सोने चांदी में एक वीकनेस आती है, तो आप बिकवाली का ही ट्रेड लीजिए। यहाँ पर कच्चे तेल में क्या करें अजय? यहाँ पर भी एक रिसेशन के डर से भारी गिरावट देखी गई और करीब 10% की गिरावट यहाँ पर भी देखी गई। क्या व्यू बन रहा है आपका ब्रेंट क्रूड पर? देखिए, WTI ब्रांड दोनों ही हमने जैसे पहले भी कहा था कि बीच में जो जंप भी आ रहा था वो एक टेम्पररी दिखाई दे रहा था। चाइना में फिर से जो कोरोना का कंसर्न बढ़े हैं, लॉकडाउन के अनाउंसमेंट की बातें हो रही है, जिसके चलते हमने इरोशन देखा है। साथ में जैसे हमने पहले भी कहा था कि यूएस नवंबर में इलेक्शन है, उससे पहले यूएस सभी कोशिश करेगा कि मार्केट में सप्लाई और बढ़ाई जाए। तो उम्मीद है कि प्राइसेस में ये जो इरोशन है वो आने वाले दिनों में और बढ़ता हुआ दिखाई देगा। ओवरऑल समझ में आता है कि $90 का एक बेस जल्दी क्रिएट कर सकता है। तो टाइमिंग हमें लगता है कल का जो इरोशन है उसके बाद एक बाउंस अगर मिलता है 8,000 के करीब तो बिकवाली करके चलिए। डोमेस्टिक मार्केट ध्यान रखिए, रुपए में जिस ढंग से गिरावट कंटिन्यू बढ़ रही है
इसकी वजह से जो फॉल डोमेस्टिक मार्केट पे है एज कम्पेयर टू इंटरनेशनल मार्केट थोड़ा कम जरूर है, बट 8,000 के करीब कच्चे तेल को बेचा जा सकता है। 2700 का एक सपोर्ट आता हुआ दिखाई देगा। ओके ठीक है, तो ये रहा यहाँ पर कच्चे तेल में दे दी गई आपको, यहाँ पर भी बिकवाली करके चलने की राय होगी। बेस मेटल्स में कहाँ पर मौके हैं अजय? कोई स्पेस है आपको जो पसंद आ रहा है ट्रेडिंग करने के लिए हाथ से? बिल्कुल काफी डिफिकल्ट है बेस मेटल में। जिस ढंग से हमने काफी सीवियर इरोशन पूरे बेस मेटल में देखा है, डिस्पाइट के चाइना से जो नंबर्स आ रहे हैं या इकोनॉमी फ्रंट पे जो चाइना वर्क कर रहा है उसका सपोर्ट मिलना चाहिए। बीच में हमने जरूर देखा कि प्राइसेस में जंप जरूर आता है बट सस्टेनेबल नहीं रहता। कल हमने देखा कि कॉपर में, जिंक में, सभी में हमने एक बड़ा इरोशन आते हुए देखा, बट कहीं ना कहीं कॉपर 650 के एक साइकोलॉजिकल लेवल को कल सपोर्ट कर गया। तो आज एक इंट्राडे बाउंस हम देख पाएंगे जो करीबन हमें लगता है 662 तक का रहेगा लेवल, बट ओवरऑल 650 से 680 का जो जोन है उसमें कॉपर ट्रेड करेगा। अगेन फेड और चाइना, ये दोनों को हमें नजर में रखना चाहिए। ठीक है, तो ये रहा यहाँ पर बेस मेटल में भी आपको दे दी गई है और चाइना में जिस तरह से डेवलपमेंट होता है यहाँ पर नजर आएगी। एग्री स्पेस में भी आपकी कोई व्यू बन रहा है अजय इस वक्त? एग्री के अंदर कॉटन पे नजर रखिए। कॉटन जिस ढंग से हमने देखा कि पिछले महीने काफी बड़ा इरोशन हुआ, जिस ढंग से सोइंग के आंकड़े यूएस में और डोमेस्टिक मार्केट में बनते हुए दिखाई दिए। एज ऑफ नाउ प्राइस 100 सेंट के नीचे बिल्कुल ट्रेड कर रहा है। डोमेस्टिक मार्केट पे भी जिस ढंग से सोइंग जो है वो अच्छी डेवलप हो रही है, उसके चलते प्राइजेस में दबाव बना हुआ है जो 41,000 पे बेचा जा सकता है 40,200 के टारगेट के लिए। ओके ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अजय आपका समय देने के लिए और ये तमाम रणनीति सुझाने के लिए डिटेल में। तो सोने चांदी में बिकवाली करने की राय आपको दी जा रही है। कच्चे तेल में भी वीकनेस यहाँ पर बढ़ सकती है तो इस सेल का ट्रेड अपनाइए। मेटल स्पेस में कॉपर अच्छा लग रहा है, एक रिकवरी यहाँ पर सकती है तो 656 662 के लेवल्स यहाँ पर भी दिख रहे हैं। और एग्री स्पेस में कॉटन में बिकवाली करने की राय, सभी रणनीति आपको सुझा दी गई है। स्टॉप लॉस और टारगेट भी लगातार आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होते रहेंगे। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कुछ और भी खबरों का रुख करते हैं। और खाद्य सचिव सुधांशु पांडे के मुताबिक रिटेल मार्केट में अभी भी खाने के तेल की कीमतों में 10 से 15% की गिरावट आ सकती है। एमआरपी में बदलाव करने का निर्देश भी दिया जाएगा। आइए आपको सुनवा देते हैं उनका क्या कहना है। सुधांशु पांडे, सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन हमारे साथ है। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। द फर्स्ट क्वेश्चन इज द wheat flour export has really been a major concern for the government. Are you looking to take some strong steps in this direction so that to curb the export? सरकार मॉनिटर कर रही है सिचुएशन को, प्राइजेस को भी मॉनिटर कर रही है। जो इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटीज़ हैं वो रेगुलर मिलती रहती हैं और जब भी उचित कदम जो भी महसूस किया जाएगा सरकार उसके ऊपर फैसला लेगी। Is it a likely, the direction where the government might think so to curb or to put a sort of a ban on the export of wheat flour, particularly because there has been a constant surge in the export of wheat flour after you put a ban on the wheat part? ये सरकार मॉनिटर करती है इन चीज़ों को, प्राइजेस को भी मॉनिटर करती है, क्वांटिटीज़ को मॉनिटर करती है और उसके बाद जो भी उचित होगा वो फैसला सरकार लेती है। Can there be a likely review of the decision that was imposed on the ban on the exports of wheat? Currently, is there any thought on the same? नहीं, देखिए अभी तो विश्व की जो स्थिति है वो बदली नहीं है। हमारे यहाँ एक ही क्रॉप वीट की होती है, वो आई थी और गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट जो है वो टारगेट्स अचीव नहीं कर पाया था। तो हमारी पहली कोशिश तो ये है कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लिए जो क्वांटिटी है हमारे पास उसका हम सही इस्तेमाल करें। In addition to this, the price of edible oil and several other commodities, it has softened. That is a good development, a positive development. Coming this festive season, what is your analysis? What is your viewpoint that how far these prices will come down or what sort of changes you expect? अभी ऐसा लगता है कि ये प्राइसेस और कम होंगे क्योंकि जो बहुत सारे कंट्रीज़ में जिन्होंने एक्सपोर्ट बीच में बंद किया था उससे उनके स्टॉक्स की अवेलेबिलिटी बहुत बढ़ गई थी और वो सडनली मार्केट में आया जिसकी वजह से प्राइसेस गिरे हैं। तो अभी हम उम्मीद करते हैं और उसके बाद हमारी भी अपनी डोमेस्टिक क्रॉप्स जो हैं वो भी आने लगेंगी। सोयाबीन की क्रॉप अब आ जाएगी
और जो लोकल ऑयल्स हैं उनके ऊपर भी बढ़ावा देने का सरकार का पूरा प्रयास है। तो डोमेस्टिक प्रोडक्शन भी बढ़ने की वजह से हमारे प्राइस में नरमी रहेगी। अब पिछली बार जब हमने बात करी थी तब आपने कुछ 5 से 10% की नरमी आने की बात कही थी और लगभग 2 से 4% की नरमी आई भी। लिहाजा मैं ये समझना चाहूँगा कि फेस्टिव सीज़न को देखते हुए आपको क्या उम्मीद है कि ये जो नरमी का अगर आंकड़े के नज़रिए से देखें तो आपका एनालिसिस क्या कहता है और कितना परसेंटेज में ये जा सकता है नीचे? देखिए, ऑलरेडी प्राइजेज़ जो हैं वो करीब 10% नीचे आए हैं। ओके। और हमारी कोशिश ये होगी कि जो ऑयल कंपनीज़ हैं वो रिटेल प्राइस में वो बेनिफिट कंज्यूमर को पास ऑन करें। एग्जैक्टली। तो उसके ऊपर हम उनके साथ कल चर्चा कर रहे हैं और हमारी कोशिश होगी कि वो भी रीज़न देखेंगे और उस दाम को जो है वो उपभोक्ता तक उसका बेनिफिट पहुंचाएंगे। एक आखिरी सवाल, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में लगातार सुधार की जो बात होती है, आप उसमें डिजिटल पेनिट्रेशन करने के भी प्रयास कर रहे हैं। इस सिस्टम को सुधारने की दिशा में और क्या कुछ कदम हो सकते हैं जिस पर सरकार काम कर रही है और उसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना चाहेगी? ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। आज पहली बार स्टेट की पीडीएस रैंकिंग इंडेक्स जो है ऑनरेबल मिनिस्टर ने रिलीज़ की, जिससे कि स्टेट्स को मौका मिलेगा अपनी व्यवस्थाओं को अंडरस्टैंड करने का और उसमें क्या सुधार किया जाना है उसके ऊपर चर्चा करने का। बिल्कुल, तो ये थे खाद्य सचिव सुधांशु पांडे। आप इनको सुन रहे थे जो कि खाने के दाम में और भी कमी आने की बात कर रहे थे। चलिए फिलहाल